हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ उमर अहद। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। जैसा आप जानते हैं हमारा चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सीरीज़ और अभी हम 11th क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड अभी तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट पोर्शन को फिनिश किया है, दैट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज़ भी लगा रहे हैं, जिसको हमने PYQ सीरीज़ का नाम दिया हुआ है, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स है बेटा उनमें अलग अलग प्रकार से कैसे डाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरगोइंग हमारा टॉपिक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम अभी तक समझ चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड कैसे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आपस में रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है ना। फिर हमने कुछ एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की, उनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात की, एंड हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अभी तक हमने नॉस्ट्रल्स की बात की, नेज़ल कैविटी की बात की, हमने फेरिंग्स को थोड़ा बहुत समझा, हमने फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स की बात की जहाँ पे हमने बेटा कार्टिलेज कुछ नाम याद रखे हमने, एंड ट्राइकिया भी हमने देखा है ऑलरेडी, जिसमें हमने 16 to 20 इनकम्प्लीट शेपेड रिंग्स की बात करी थी। एंड फाइनली हम पहुँचे थे ट्राइकिया के बाद उसके फर्स्ट डिवीजन में, जिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है ना। एंड जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी थी, जिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं। अगर आपको लास्ट क्लास अच्छे से याद हो तो मैंने आपको बोला था बच्चा कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं बेटा हमारी बॉडी में, हमारी एक स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम इस डायग्राम से, जो मैं यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्लियरली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे बेटा हमारी बॉडी में लंग्स दिखाई दे रहे हैं। और ये लंग्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये जो पूरा एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एरिया क्या होता है, ये थोरैसिक पार्ट होता है। ठीक है ना। अब इस थोरैसिक पार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर मैं आपको साइड व्यू दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आप थोरैसिक पार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो थोरैसिक पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, साइड व्यू में आपको कुछ बूंस दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको बूंद दिखाई दे रहा है बेटा लंग्स के फ्रंट साइड में भी, आपको बूंस दिखाई दे रहा है बेटा लंग के साइड में भी। और अगर मैं पीछे से आपको लंग्स दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे आप इसका बैक व्यू यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको बैक साइड में भी क्या दिखाई दे रहा है, वर्टिबल कॉलम एंड बूंस दिखाई दे रही है। तो इस डायग्राम को अगर मैं बेटा आपको लोअर व्यू में दिखा दूं, आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप इसको नीचे से देखेंगे ना तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली कैविटी जैसी दिखाई दे रही है। और इसी कैविटी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अपने लंग्स दिखाई दे रहे हैं। समझ आ रहा है। सो ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी बेटा। इस कैविटी का नाम थोरैसिक कैविटी है। और इस थोरैसिक कैविटी को बनाने का काम किनका है बेटा, इन बोन्स का है। अगर मैं इनको हाईलाइट कर सकता हूँ तो आपको यहाँ पे ये बोन्स दिखाई दे रहे, जैसे दिस बोन, जैसे दिस बोन, जैसे ये सारी बोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इंक्लूडिंग ये वाला बोन भी। ठीक है। तो ये बोन जितनी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सारी बोन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम थोरैसिक केज बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम थोरैसिक केज बोलते हैं। ठीक है। तो ये थोरैसिक केज हो गया बेटा, दिस इज थोरैसिक केज। तो हमारे लंग्स हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, वो थोरैसिक कैविटी में होते हैं। एंड थोरैसिक कैविटी में वो कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, वो एक सेट ऑफ बून्स के अंदर पाए जाते हैं। दैट सेट ऑफ बून्स इज कॉल्ड एज थोरैसिक केज। उसको दैट सेट ऑफ बून्स इज कॉल्ड एज रिब केज बेटा, नॉट सॉरी थोरैसिक केज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिब केज बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। तो ये पूरा पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सो दिस होल पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज थोरैसिक केज। इसको हम थोरैसिक केज का नाम देते हैं। ठीक है। या प्रॉपरली अगर इसका नाम आप बोलेंगे सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिब केज भी बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज रिब केज। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब रिब केज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिब केज में आपको बेटा कुछ स्पेसिफाइड बून्स दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेंटर वाली बून को देखेंगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अगर आप ये वाला बून देख रहे हैं बेटा, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस बून को हम नाम देते हैं स्टर्नम। ठीक है ना।
इसमें थोड़ा सेंसिटिविटी कम आ रहा है, तो इसमें आप शायद जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और बाकी जो बूंस आपको दिखाई दे रही है ना, ऑल दीज बूंस बेटा दे आर कॉल्ड एज रिब्स, ठीक है, वो आगे भी दिखाऊंगा मैं अलग डायग्राम में। तो इन सारी बूंस को हम क्या बोलते हैं, दीज बूंस आर कॉल्ड एज रिब्स। तो बताना मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे लंग्स को देखेंगे, ठीक है ना, रिब केज के कंपैरिजन में अगर आप अपने लंग्स को देखेंगे बच्चा, तो आपको क्लियरली क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देता है कि लंग का एक सरफेस जो है, लंग का एक सरफेस जो है बेटा, आगे वाला सरफेस वो रिब्स के कांटेक्ट में, ध्यान से आप देखिए, लंग्स का ये वाला सरफेस किसके कांटेक्ट में, इट इज़ इन कांटेक्ट विद रिब्स बेटा, ठीक है ना, ये रिब्स के कांटेक्ट में पाया जाता है। लंग्स का दूसरा सरफेस जो बेटा, अगर आप अंदर से देखेंगे इनर साइड बेटा, सो ये कहीं ये वाला सरफेस अगर मैं हाईलाइट करूँगा इसको, तो लंग्स का ये वाला सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर वाली साइड में पाया जाता है। सो दिस इज इनर साइड ऑफ लंग बेटा, ठीक है ना। और लंग्स का ये वाला सरफेस अगर आप देखेंगे, ये लोअर साइड में पाया जाता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ध्यान से देख के, तो आपको पता चलेगा लंग का एक सरफेस अंदर वाली साइड में है, लंग का दूसरा सरफेस लोअर वाली साइड में है, एंड लंग का एक सरफेस बेटा किसके कांटेक्ट में होता है, वो डायरेक्टली रिब्स के कांटेक्ट में होता है बच्चा, ठीक है ना, रिब्स के कांटेक्ट में होता है। और इन्हीं सरफेसेस को हमने लास्ट क्लास में क्या दिया था, नाम दिया था। जैसे अगर ये वाला सरफेस आप लंग्स का लेंगे, तो ये किसके कांटेक्ट में होगा, ये आगे वाला सरफेस अगर आप देखेंगे ना, तो ये आगे होगा रिब के कांटेक्ट में, पीछे भी होगा रिब के कांटेक्ट में, जहाँ पे आपको बेटा बाद में वर्टिबल कॉलम भी मिलेगा। सो वो सरफेस लंग्स का जो रिब्स के कांटेक्ट में होता है, आगे से भी और पीछे से भी और साइड से भी बेटा, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस बेटा, ठीक है ना। अगर हम वापस इस पिक्चर पे चले जाते हैं, सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस। एक मिनट आप रुक जाइए। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है लंग्स का बाहर से बेटा, ठीक है, दिस आउटर पार्ट ऑफ लंग, तो इस आउटर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, दिस आउटर सरफेस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस। तो आप देखिए, तो लंग अगर आप 3 डायमेंशन में देखेंगे, तो आपको 3 डायमेंशन में एग्जैक्टली बेटा बाहर का एरिया भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आउटर बाउंड्री ऑफ लंग भी दिखाई दे रही, तो ये आउटर बाउंड्री लंग की होगी बेटा, ठीक है ना। सो दिस आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस, ये कोस्टल सरफेस हो गया। अगर आप लंग को थोड़ा अलग एंगल पे देखेंगे, तो दिस एंगल पे देखेंगे, तो लंग का ये वाला सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है लोअर साइड में, ये वाला सरफेस बेटा, ये डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है, इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं, ये डायफ्रामेटिक सरफेस हो गया। और लंग को अगर आप अंदर से देखेंगे, इंटरनली देखेंगे, तो ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है अंदर वाला, सो इस अंदर वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनल सरफेस बेटा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आप लंग को टिप पे देखेंगे, तो टिप ऑफ लंग इज कॉल्ड एज एपेक्स, इसको हम एपेक्स बोलते हैं बेटा, APEX। और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। समझ गए, ठीक है। तो ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस, ये अंदर वाला सरफेस जो है बेटा, इसको हम मीडियास्टाइनल सरफेस बोलते हैं। और जो नीचे वाला सरफेस है जो डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है, इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। ये दोनों लंग में आपको मिलेगा, तो इधर भी बेटा ये कोस्टल सरफेस होगा, ये डायफ्रामेटिक सरफेस होगा, और ये मीडियास्टाइनल सरफेस होगा। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोली थी, मैंने आपको बोला था लंग जो होता है बेटा एक कून शेप्ड होते हैं, इनमें एक एंड पॉइंटेड मिलता है और एक एंड थोड़ा ब्रॉड मिलता है। ये जो पॉइंटेड एंड होता है ना बेटा, दिस पॉइंटेड एंड इज कॉल्ड एज एपेक्स। और ये जो नीचे वाला एंड होता है बेटा, ये ब्रॉडर एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। क्लियर। फिर हमने और एक चीज़ भी देखी थी, अगर हम राइट एंड लेफ्ट लंग को कंपेयर करेंगे, हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं बेटा, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग के अंदर आपको 3 लोब्स मिलते हैं। जैसे राइट लंग का ये पहला वाला लोब होगा, इतना वाला पोर्शन, तो इसको हम बेटा राइट सुपीरियर लोब बोलते हैं। बीच वाले पोर्ट को हम बेटा राइट मीडियन लोब बोलते हैं, एंड नीचे वाले पार्ट को हम राइट इन्फीरियर लोब बोलते हैं। यानी राइट लंग के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं बेटा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेकिन अगर आप लेफ्ट लंग को देखेंगे ना, लेफ्ट लंग में आपको 2 ही पार्ट्स मिलते हैं, एक मिलेगा लेफ्ट सुपीरियर और एक मिलेगा लेफ्ट इन्फीरियर बेटा। सो दैट मीन्स कि अगर हम राइट एंड लेफ्ट लंग को कंपेयर करेंगे, तो राइट लंग साइज में बड़ा होगा, लेफ्ट लंग साइज में छोटा होगा। राइट लंग के 3 लोब्स होंगे,
लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होंगे बेटा। क्लियर है? तो इधर भी अगर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं बच्चा, तो इस पिक्चर में भी आपको ऑलरेडी क्लियरली क्या दिखाई देता है, इस पिक्चर में भी बेटा आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ये आप इधर देख लीजिए, इसमें भी आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, 3 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको 3 लोब्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बच्चा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया बेटा लोब नंबर 1, ये हो गया लोब नंबर 2 और ये हो गया लोब नंबर 3, ठीक है ना। तो ये किस साइड में मिलेगा, ये आपको राइट लंग में मिलेगा बेटा, समझ आया। सो ये जो 3 लोब्स है ये होगा सुपीरियर राइट, मीडियन राइट एंड इन्फीरियर राइट। लेकिन अगर आप लेफ्ट लंग को देखेंगे तो लेफ्ट लंग में आपको खाली 2 ही लोब मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, सो दिस इज लोब नंबर 1 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दिस इज लोब नंबर 2। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हो गए 3 लोब्स और ये हो गए इसके 2 लोब्स। अब और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि राइट लंग में बेटा राइट सुपीरियर लोब और राइट मीडियन लोब के बीच में एक कट मिलता है बेटा, दिस कट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फिशर, इसको हम ट्रांसवर्स फिशर बोलते हैं। एंड राइट मीडियन एंड राइट इन्फीरियर के बीच में भी कट मिलता है बेटा, इस कट को हम ऑब्लीक फिशर बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑब्लीक फिशर मिलता है। यानी अगर आप राइट एंड लेफ्ट लंग को आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, पहला डिफरेंस ये आएगा कि राइट लंग में 3 लोब है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे बेटा राइट लंग में 3 लोब्स है, ठीक है ना, और लेफ्ट लंग में कितने होते हैं बेटा, 2 ही लोब्स होते हैं। ये पहला डिफरेंस है। राइट लंग के अंदर बेटा आपको क्या मिलेंगे, 2 फिशर्स मिलेंगे। लेफ्ट लंग में क्या मिलेगा, 1 फिशर मिलेगा बेटा, ठीक है ना। राइट लंग लार्जर साइज का होगा, लेफ्ट लंग स्मॉलर साइज का होगा। एंड अगर आप सिमिलरिटी देखेंगे तो सिमिलरिटी दोनों लंग्स में क्या होता है, राइट लंग में भी ओब्लिक फिशर मिलता है और लेफ्ट लंग में भी ओब्लिक फिशर मिलता है। और डिफरेंस क्या है बेटा, राइट लंग के अंदर आपको ट्रांसवर्स फिशर मिलेगा, लेफ्ट लंग के अंदर ट्रांसवर्स फिशर देखने को नहीं मिलता है। एंड बिसाइड इज दिस, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको और एक चीज़ भी बोली थी, मैंने बोला था कि बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बेटा मीडियस्टाइनल कैविटी में होता है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मीडियस्टाइनल कैविटी। बट हार्ट थोड़ा सा किसकी तरफ बेंड होता है बेटा, राइट साइड की तरफ बेंड होता है, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ बेंड होता है बेटा। तो हार्ट को फिट करने के लिए इन द लेफ्ट साइड क्या पाया जाता है, लेफ्ट लंग में एक नॉच पाया जाता है, एक डिप्रेशन पाया जाता है, जिस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने उसका आपको रिवीजन दे दिया। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हम समझना चाहते हैं कि अगर ट्राइकिया बॉडी के अंदर आया, अंदर आने के बाद बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये कैसे डिवाइड करके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, ठीक है ना। और लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, सो दिस प्रोसेस बेटा, दिस डिवीजन ऑफ ट्राइकिया इनटू मेनी ब्रांच, मैंने बोला था 32 जनरेशन इसकी बनती है बेटा, ताकि ये क्या कर सके, एयर सप्लाई कर सके इनसाइड द लंग्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रोंकियल इंटरकॉम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल इंटरकॉम बेटा, या इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री भी बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्री कैसे बनता है, रेस्पिरेटरी ट्री में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या कौन कौन से ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं, और किन ब्रोंकाई में कार्टिलेज मिलता है और किन ब्रोंकाई में कार्टिलेज नहीं मिलता है, बिकॉज ये एग्जाम का एक कॉमन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की डायग्राम पे बेटा आफ्टर दिस आऊँगा मैं अगेन, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना है हमको, ठीक है। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका है, तो यू ऑलरेडी नो दिस, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये हमारी बॉडी का रिब केज हो गया बेटा, आप देख सकते हैं, दिस इज रिब केज। तो अगर आप रिब केज को देखेंगे तो ये आपको क्या मिलती है बेटा, दीज आर रिब्स। ये जो साइड वाली आपको बूंस दिखाई दे रहे हैं ना, सो इन साइड वाली बूंस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है। सेंटर में अगर आप देखेंगे बच्चा, तो सेंटर के अंदर आपको ये जो बड़ी सी बूंद दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम। एंड बैक साइड से अगर आप देखेंगे बेटा, बैक साइड से भी आपको एक बड़ी सी बूंद दिखाई दे रही है, और ये क्या है बेटा, ये वर्टेबल कॉलम है,
ये वर्टेबल कॉलम है बेटा, ठीक है। और ये 3 बोन्स मिलके, ठीक है ना, ये सारी बोन्स मिलके क्या कर रही है, एक पिंजरे जैसा, एक कैज जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। और इसी केज के अंदर फिर क्या मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे बेटा। सो दिस केज इज कॉल्ड एज रिब केज बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिब केज बोलते हैं। और इसी रिब केज के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको इस साइड में मिलेगा बेटा अंदर से एक लंग, इस साइड में मिलेगा अंदर से दूसरा लंग बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, लंग्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप इस पिक्चर में थोड़ा सा देख सकते हैं, तो ये आपको लंग्स दिखाई दे रहा है इनसाइड द रिब केज बेटा, और ये आपको बैक साइड दिखाई दे रहा है रिब केज का एंड लंग्स का। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताई थी, जो हम ऑलरेडी डायग्राम में समझ चुके हैं, मैंने आपको बोला था लंग बिकॉज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बच्चा, तो हमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू से। तो इस लंग के ऊपर आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मिलते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स बेटा। इनको हम एक साथ पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों को मिला के पिल्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। पिल्यूलर मेम्ब्रेन 2 लेयर का होता है। आउटर पिल्यूलर मेम्ब्रेन को बेटा पैराइटल पिल्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड इनर पिल्यूलर मेम्ब्रेन को बेटा विस्ट्रल पिल्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आउटर इज पैराइटल एंड इनर इज विस्ट्रल बेटा। और अगर आप दोनों पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स को ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो गया बेटा पैराइटल और ये वाला हो गया विस्ट्रल, एंड बीच में भी क्या बन गई, एक स्पेस बन गई बेटा। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर पिल्यूलर स्पेस बेटा। और इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को हम पिल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं बेटा, जो लंग्स को ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में मदद करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है एंड प्रोटेक्शन का काम करता है, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग में क्या डिफरेंस है। तो इसको एक बार पॉज करके ये नोट डाउन कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम में इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी एंड नीट के लिए भी। तो अभी आज का जो हमारा मेन टॉपिक एक्चुअल में दैट इज़ हम समझना चाहते हैं कि लंग्स को कैसे बनाया जाता है, लंग्स के अंदर जो बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, और लंग्स के अंदर एयर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कैसे होता है बेटा, ठीक है ना। सो दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइकिया, फिर ट्राइकिया के बाद ब्रोंकाई बनेगा, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल बनेगा, ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलाई बनेगा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ना बेटा ट्राइकिया का, ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल्स का, एल्वियोलाई का, दिस होल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल इंटरकॉम, या इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। अगर आप इसको उल्टा करके समझेंगे ना तो ये ट्री के जैसा है ना, जैसे ट्री में एक स्टेम होता है, फिर स्टेम से बेटा मेन ब्रांच निकलती है, फिर उससे सेकेंडरी ब्रांच निकलती है, फिर उससे टर्शियरी ब्रांच निकलती है। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो ऑल्दो ये उल्टा मैंने बनाया, बट समझने के लिए आप समझिए ट्री है बेटा, जिसकी फिर क्या हो रही है, ब्रांचिंग अलग अलग प्रकार से हो रही है। सो दिस होल ब्रांचिंग पैटर्न बेटा इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल इंटरकॉम, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्री क्या है और किस किस तरीके से, किस किस जगह से बेटा हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में एयर का मूवमेंट होता है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट रेस्पिरेटरी ट्री को हम 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, या 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन बेटा, इसको हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। कौन कौन सा पार्ट कंडक्टिंग जोन में इन्वॉल्व होगा वो हम बाद में देखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन, यानी अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, रेस्पिरेटरी इंटरकॉम जो होता है बेटा, रेस्पिरेटरी इंटरकॉम के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। चलो इसको मैं इधर ऐड ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्री, तो ये हमारा बेटा रेस्पिरेटरी ट्री हो गया। सो दिस इज रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए हम इस रेस्पिरेटरी ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो 1 पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन बेटा, इसको हम कंडक्टिंग जोन बोलेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। तो ये 2 मेजर पार्ट्स हो गए किसके, रेस्पिरेटरी ट्री के बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्यों इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, क्यों उसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं। कंडक्टिंग जोन को बेटा कंडक्टिंग जोन इसलिए बोला जाता है बिकॉज जब आप ब्रीद इन करेंगे, जब आप सांस अंदर लेंगे ना, तो यहाँ से अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, या एयर अंदर, नॉट ऑक्सीजन, हम एयर बोलेंगे, यहाँ से एयर अंदर आएगा।
फिर ईयर बेटा यहाँ पे बढ़ जाएगा 2 पार्ट्स में, फिर ईयर आगे बढ़ेगा और फाइनली वो कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोलाई में पहुँचेगा। लेकिन जब इस पार्ट में ईयर आगे बढ़ रहा होता है, जिस पार्ट को हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं बच्चा, यहाँ पे कहीं पे भी ईयर का डिफ्यूजन नहीं होता है। डिफ्यूजन से मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा ईयर कहीं पे भी ब्लड वेसल के अंदर एंटर नहीं करेगा बच्चा। तो ईयर विल बी कॉन्फाइंड इनसाइड दीज ट्यूब्स बेटा। तो ईयर हमेशा कहाँ रहेगा, इन ट्यूब्स में रहेगा, इन ट्यूब से निकल के वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। सो मतलब इस एरिया का काम क्या है, ईयर को बाहर से पकड़ना और कहाँ भेजना बेटा, लंग्स के अंदर की तरफ भेजना। क्या इनके अंदर बेटा कहीं पे भी ईयर का लीकेज होगा या ईयर का बेटा ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द ब्लड, नहीं होगा बच्चा। सो दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन, बिकॉज इसका काम कंडक्शन का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, इसका काम डिफ्यूजन का नहीं होता है बच्चा। लेकिन जैसे ही ईयर कहाँ पहुँचेगा, इस लोअर पार्ट में पहुँचेगा बेटा, दैट लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। और रेस्पिरेटरी जोन से बेटा फिर ईयर कहाँ जाना शुरू करेगा, वो लंग से निकल के ब्लड में जाना शुरू करे। ऑल्दो सबसे ज़्यादा ईयर एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ किया जाता है, बट खाली एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ किया जाता है ये ज़रूरी नहीं है। वो इधर से भी डिफ्यूज़ हो सकता है, इधर से भी डिफ्यूज़ हो सकता है और इधर से भी डिफ्यूज़ हो सकता है। दैट मीन्स कि इस पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, इस पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है या मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ब्रोंकियल इंटरकॉम और रेस्पिरेटरी ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स बेटा। पहले पार्ट को कंडक्शन बोलते हैं, सेकंड पार्ट को रेस्पिरेटरी बोलते हैं। कंडक्शन वाला जोन के अंदर कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है, रेस्पिरेटरी वाले जोन के अंदर बेटा मूवमेंट हो सकता है बिटवीन द ब्लड एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बेटा। क्लियर है। अब शुरुआत करते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम से। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बोला था, जब हम ट्राइकिया की बात कर रहे थे, तो मैंने ट्राइकिया को पढ़ाते समय बेटा आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू वेबल्स मॉडल बेटा, मैंने आपको एक मॉडल भी वहाँ पे लिखाया था साइंटिस्ट से बेटा, साइंटिस्ट का नाम है वेबल्स, इसको हम वेबल्स मॉडल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू वेबल्स मॉडल इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला बच्चा कि जब से ही ट्राइकिया एंटर करती है लंग्स के अंदर, ठीक है ना, ट्राइकिया जैसे ही एंटर करती है लंग्स के अंदर, तो ट्राइकिया डिवाइड करता है। अच्छा, ये लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद एक रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन कर रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ट्री, ये ट्राइकिया बेटा डिवाइड करते हैं इनटू 23 जनरेशंस, ठीक है ना, 23 जनरेशन। 23 जनरेशन का मतलब क्या हुआ, ट्राइकिया पहले डिवाइड करेगा 2 में, फिर इधर से 3 डिवाइड करेंगे, इधर से 2 डिवाइड करेंगे, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर जब तक एल्वियोलाई नहीं बनेगा ये ऐसे डिवाइड होता रहेगा। और कितनी बार डिवाइड होगा, 23 टाइम्स डिवाइड होगा, 23 जनरेशन्स का फॉर्मेशन होगा बेटा। सो दिस 23 जनरेशन का फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा ना, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री बोलेंगे। और इस रेस्पिरेटरी ट्री की शुरुआत कौन करता है, इस रेस्पिरेटरी ट्री की शुरुआत करता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री या द फर्स्ट मेंबर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री बेटा, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक में बनाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्राइकी बोलते हैं बेटा, जिसको हम ट्राइकी बोलते हैं, समझ गए ना। सो मतलब रेस्पिरेटरी ट्री का फर्स्ट जनरेशन जो होता है, ठीक है, जो जहाँ से रेस्पिरेटरी की शुरुआत होती है बेटा, वो कौन होता है, वो ट्राइकी खुद होता है। एंड अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने आपको बोला था ट्राइकी बेटा रेस्पिरेटरी ट्री का क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 जनरेशन रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है ना। 0 जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ही किसकी शुरुआत हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्री की शुरुआत हो रही है। क्लियर है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट ट्राइकी हो गया। सो दैट मीन्स कंडक्टिंग जोन का पहला मेंबर, ये पहला हिस्सा कौन होता है, वो ट्राइकी होता है। जैसे ट्राइकी नीचे जाएगा बच्चा, कवरिंग अबाउट 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, नीचे आने के बाद ये डिवाइड करता है 2 ब्रांच में। जैसे अब यहाँ पे देख सकते, नीचे आया और नीचे इसने 2 ब्रांच में डिवाइड किया बेटा, तो यहाँ पे ये 2 ब्रांच में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। जिस पॉइंट पे ये 2 ब्रांच में डिवाइड करता है बच्चा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, द पॉइंट वायर ट्राइकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांच बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम करीना बोलते हैं बेटा, याद आ रहा है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज करीना। तो पॉइंट को मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज करीना बेटा।
इस पॉइंट को हम करीना का नाम देते हैं। तो करीना क्या है? करीना वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी ट्राइकिया ने डिवाइड किया किन के अंदर? 2 ब्रांच के अंदर। क्लियर है ना? समझ आया ना? और जैसे ये डिवाइड करेगा 2 ब्रांच के अंदर बचा, सो दीज 2 ब्रांच। अच्छा, ये करीना कहाँ पे पाया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली ये 5th थोरैसिक वर्टेब्रे के पास पाया जाता है। ये भी याद रख लेना, करीना अप्रॉक्सीमेटली कहाँ होता है बेटा? 5th थोरैसिक वर्टेब्रे के पास होता है बच्चा। तो जैसे ही डिवाइड करेगा तो 2 नई ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ ना, इन 2 नई ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? दीज 2 न्यू ब्रांच दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है ना? सो एक को आप बोल सकते हो बेटा लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक को बोल सकते हो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ से बनता है बेटा? वो बनता है फ्रॉम द डिवीजन ऑफ ट्राइकिया। जैसे ट्राइकिया डिवाइड करती है 5th थोरैसिक वर्टेब्रे के आसपास बेटा 2 ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। दीज 2 न्यू फॉर्म्ड ब्रांच बेटा, इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाइज बोलते हैं। तो याद रखेंगे ट्राइकिया के बाद क्या बनता है? प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है। और प्राइमरी ब्रोंकाई कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बच्चा। एंड लास्ट क्लास में ये भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री को। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? तो ट्राइकिया से शुरू हुआ, तो ट्राइकिया एक था, लेकिन ट्राइकिया ने डिवाइड किया 2 ब्रांच में बेटा। एक बन गया राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक बन गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जब राइट प्राइमरी ब्रोंकाई लंग के अंदर एंटर करेगा, और ये भी मैंने बोला था, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पिक्चर को ऐसे बना दूं तो यहाँ पे बेटा लंग ऐसे होगा। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई इस पॉइंट पे लंग में एंटर कर रहा है। सो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने हाइलस नाम दिया था बेटा। द पॉइंट वायर प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स इनटू द लंग्स बेटा, उस पॉइंट को हम हाइलस बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी ये लंग होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो यहाँ पे ये लंग के अंदर एंटर कर गया बेटा, तो एंट्री पॉइंट को हम हाइलस बोलते हैं। जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकाई राइट वाला या प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट वाला लंग के अंदर एंटर करेगा ना, लंग के अंदर एंटर करते ही ये डिवाइड हो जाते हैं बेटा। आप देख सकते हैं जैसे लंग के अंदर एंटर कर गए तो ये डिवाइड हो गए बेटा। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2 एंड 3, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं बच्चा। सो ये जो 3 ब्रांच यहाँ पे नई बन गई ना, किसके डिवीजन की वजह से? प्राइमरी ब्रोंकाई के डिवीजन की वजह से। या ये जो 2 ब्रांच बन गई बेटा अगेन किसकी वजह से? प्राइमरी ब्रोंकाई के डिवीजन की वजह से। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई बेटा। इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। इनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर हम राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करते हैं तो राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई बेटा 3 इन नंबर होते हैं। ठीक है ना? राइट सेकेंडरी, अच्छा ये सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड जनरेशन हो गया बेटा। और ये नंबर में कितने होते हैं? दे आर 3 इन नंबर। ये 3 नंबर में होते हैं बेटा। लेकिन जब लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई की आप बात करेंगे बेटा, वो कितने होते हैं? वो 2 नंबर में होते हैं। दे आर 2 इन नंबर। अब यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जब यहाँ पे 3 डिविजन्स हो गए ना, फिर जितने भी आगे पार्ट्स बन रहे हैं वो हर जगह पे कितना डिवाइड कर रहे हैं? 3-3 बार डिवाइड कर रहे हैं बेटा। लास्ट तक देख लीजिए हर जगह 3-3 ब्रांचिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज 2 ब्रांच बने थे तो आगे समय में बेटा कितने डिविजन्स हो रहे हैं? 2-2 डिविजन्स हो रहे हैं। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ब्रांच था बेटा, इस ब्रांच ने 2 ब्रांच में डिवाइड किया ऐसे। ठीक है ना? अब इस ब्रांच ने आगे जाके 3 स्मॉलर ब्रांच बनाई और इसने आगे जाके 2 स्मॉलर ब्रांच बनाई। लेकिन फिर आगे क्या चला, यहाँ पे भी 3 बनते गए, फिर आगे और 3 बनते गए, फिर फर्दर इधर और 3 पे। तो ये पैटर्न एक डेवलप हुआ ना, तो इधर 3-3 का पैटर्न डेवलप हुआ, इधर 2-2 का पैटर्न डेवलप हुआ। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल पैटर्न बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्रैक्टाइल पैटर्न बोलते हैं बेटा। तो मतलब लंग्स जो होते हैं बच्चा आफ्टर प्राइमरी ब्रोंकाई वो किसे फॉलो करते हैं? वो फ्रैक्टाइल पैटर्न को फॉलो करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्टाइल पैटर्न बेटा राइट लंग के अंदर ज़्यादा डेंसिटी होती है इन स्ट्रक्चर्स की, लेफ्ट लंग के अंदर बेटा कम डेंसिटी होती है। या मैं बोल सकता हूँ राइट लंग के अंदर बेटा ज़्यादा एल्विलाइज होंगे, लेफ्ट लंग के अंदर कम एल्विलाइज होंगे। दैट मीन्स
मेटाबॉलिकली बेटा मोर एक्टिव कौन होगा, राइट लंग होगा, एंड लेफ्ट लंग क्या होता है, लेस एक्टिव होता है। एंड अगर आपको याद हो बेटा जब हमने प्राइमरी ब्रोंके बनाए थे, राइट लंग का प्राइमरी ब्रोंके वर्टिकल था, लेफ्ट लंग का प्राइमरी ब्रोंके हॉरिजॉन्टल था। सो ज़्यादा एयर कहाँ जाएगा, ज़्यादा एयर राइट लंग में ही जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बेटा ज़्यादा काम किसे करना पड़ेगा, राइट लंग को। सो फॉर दैट वेरी पर्पज़ इसके अंदर बेटा इन स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा ही होती है बच्चा। तो ये आपको फ्रैक्टाइल पैटर्न से पता चलता है। क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइकिया ने डेवलप किया प्राइमरी ब्रोंके को, जो 2 नंबर में थी। प्राइमरी ने बनाए सेकेंडरी ब्रोंके, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंके में एक चेंज आया कि अगर राइट सेकेंडरी ब्रोंके है तो वो 3 नंबर में होंगे, अगर लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंके है तो वो 2 नंबर में होंगे बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सेकेंडरी ब्रोंके आगे बढ़ा तो ये ट्राई किया था, ये प्राइमरी ब्रोंके था, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंके बन गए। सेकेंडरी ब्रोंके ने लंग्स के अंदर फर्दर अंदर क्या कर दिया, अगेन डिवाइड कर दिया। इस साइड में भी डिवाइड किया और इस साइड में भी डिवाइड किया। अब ये जो नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, दिस न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई बेटा। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्रोंकाई बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्रोंकाई बेटा। समझ आया ना। तो ये हो गया टर्शियरी ब्रोंकाई। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, टर्शियरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन हुआ बच्चा। टर्शियरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगेन सेम चीज़ होगा, टर्शियरी ब्रोंकाई 3 एंड लेफ्ट टर्शियरी ब्रोंकाई 2 होंगे। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। सो ये टर्शियरी ब्रोंकाई रेड कलर में बेटा। टर्शियरी ब्रोंकाई जैसे आगे बढ़ेगा, नाउ टर्शियरी ब्रोंकाई इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फर्दर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, मतलब और पतले स्ट्रक्चर बनते जाएंगे यहाँ पे। नाउ दीज फर्दर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम नाम देते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। दे आर कॉल्ड एज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बेटा। तो मतलब अब ब्रोंकाई कन्वर्ट किस में हो रहा है, ब्रोंकाई कन्वर्ट हो रहा है ब्रोंकियोल में बेटा। समझ आया ना। ब्रोंकाई के कंपैरिजन में ब्रोंक्यूल का डायमीटर क्या होता है, और ज़्यादा कम होता है। तो ये ब्रोंक्यूल बन गया, इनिशियल ब्रोंक्यूल बन गया बच्चा। समझ आया ना। और सेम चीज़ इनिशियल ब्रोंक्यूल राइट साइड में 3 बनेंगे, लेफ्ट साइड में क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल से आप नीचे आएंगे तो आपको एक नया स्ट्रक्चर बनता हुआ मिलेगा। ठीक है ना, ये वाला, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल बेटा। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है ना, ये बन गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो यहाँ से भी बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल 2, यहाँ से बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल 3। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा बच्चा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बेटा। दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गया बच्चा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे बढ़ेंगे तो आप एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मिलेगी। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्वियोलर डक्ट। इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलर डक्ट बेटा। तो ये एल्वियोलर डक्ट हो गया, है ना। और फाइनली एल्वियोलर डक्ट के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा फाइनल स्पेशल स्ट्रक्चर बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, ये एल्वियोलाई बन गया। ठीक है, अब आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें। तो शुरुआत कहाँ से, आपने सांस अंदर लिया, सांस नाक में आया, नाक से वो नेज़ल चैम्बर में गया, नेज़ल चैम्बर से वो बेटा आपके फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से निकल के बेटा वो कहाँ आया, ट्राइकिया में आया। जैसे हवा ट्राइकिया में आएगी तो हवा नीचे जाएगी और कहाँ बढ़ जाएगी बेटा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो पहली बार बढ़ रही हवा, इन हिस्सों को हम प्राइमरी ब्रोंकाइस बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाइस से हवा कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाइस के अंदर बेटा। तो ये पहुँच गई सेकेंडरी ब्रोंकाइस के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी टर्शियरी ब्रोंकाइस के अंदर। तो ये पहुँच गई टर्शियरी ब्रोंकाइस के अंदर। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ये कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी इनिशियल ब्रोंक्यूल में। तो ये पहुँच गई इनिशियल ब्रोंक्यूल में, ये पहुँच गई इनिशियल ब्रोंक्यूल में। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। तो ये पहुँच गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहाँ पे, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, फिर एल्वियोलर डक्ट में, और फाइनली ये कहाँ पे पहुँचेगा,
ये एल्वियोलाई में पहुंचेगा। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो दैट मीन्स आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना चाहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ आएगा, ब्लड से आएगा एल्वियोलाई में, फिर डक्ट में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड फाइनली बेटा ट्राइकिया, ट्राइकिया से फिर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा। सो दिस होल सीक्वेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स बेटा, या दीज स्पेसिफाइड डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल इंटरकॉम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्री। ये आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पे दिखाऊँ आपको, बिकॉज थोड़ा टेबल फॉर्म में रहेगा तो आपको याद रखना इजी हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, हम कंडक्टिंग टून को जब जोन को जब लिखेंगे तो हम कंडक्टिंग जोन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कंडक्टिंग जोन में क्या आएगा, सबसे पहले ट्राइकिया आएगा, तो अभी आप याद कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइकिया के बाद क्या आएगा बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई आएगा, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, टर्शरी ब्रोंकाई आएगा, टर्शरी ब्रोंकाई आएगा, ठीक है ना, यहाँ तो क्लियर हो रहा है। तो ये कंडक्टिंग जोन की अभी मैं खाली कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइकिया आ गया, प्राइमरी ब्रोंकाई आ गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई आ गया, ठीक है ना, टर्शरी ब्रोंकाई भी आ गया इसके अंदर बेटा, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई के जब आप नीचे जाएंगे तो आफ्टर टर्शरी ब्रोंकाई आपको क्या मिलता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल मिलता है बेटा, आपको इनिशियल ब्रोंक्यूल मिलता है, ठीक है ना। और इनिशियल ब्रोंक्यूल से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल मिलेगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन की बात करेंगे तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसको मैं इधर ही ऐड कर देता हूँ, आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, आपको मिलेगा बेटा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, और आपको मिलेगा एल्वियोलाई। तो यहाँ पे ऐसे याद, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी जोन के अंदर क्या क्या आता है। तो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आता है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक भी आएगा। तो इन तीन जगहों पे क्या हो सकता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, मतलब यहाँ से बेटा ऑक्सीजन स्किप होके ब्लड में जाएगा, या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड स्किप होके कहाँ पे आएगा, लंग्स के अंदर आएगा। सो दैट इज वाई दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। लेकिन ये वाला जो एरिया है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अंदर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर होगा, वो अंदर से बेटा ब्लड में कभी भी एंटर नहीं कर सकते, वो खाली कंडक्ट किए जाएंगे, आगे बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनका डिफ्यूजन नहीं होगा। दैट इज वाई दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन्स बेटा। समझ आ गया इतना वाला पोर्शन बच्चा, ठीक है। तो एक बार इसको अगेन देख लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद भी रखना है, ठीक है।
अब अगर मैं इस एरिया को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो हमें पता है बच्चा कि दिस एरिया, ये वाला एरिया अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो ये पूरा एरिया क्या है, दिस होल एरिया इज़ कंडक्टिंग जोन। ये पूरा का पूरा एरिया कंडक्टिंग जोन है बच्चा, ठीक है ना। अब इस कंडक्टिंग जोन को फॉर एग्जांपल मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सो दिस इज पार्ट ए ऑफ कंडक्टिंग जोन, ठीक है ना, एंड दिस इज पार्ट बी ऑफ कंडक्टिंग जोन बेटा। तो ए ऑफ कंडक्टिंग जोन एंड बी ऑफ कंडक्टिंग जोन। अगर ए कंडक्टिंग जोन एरिया की आप बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम के लिए याद रखेंगे, ए कंडक्टिंग जोन की आप बात करेंगे तो ए कंडक्टिंग जोन में बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। याद रखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे बेटा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और क्या मिलेगी बेटा, और मिलेगी एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट तरीके से इसको सुन लेना, ठीक है ना। जब आप कंडक्टिंग जोन बी की बात करेंगे तो कंडक्टिंग जोन बी में भी आपको क्या मिलेंगे बेटा, यही दो चीज़ें मिलेंगी। एक क्या मिलेगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और क्या मिलेगा, एपिथेलियम मिलेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ इसको समझिए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ट्राइकिया की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो ट्राइकिया क्या है, ट्राइकिया एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है ना, एक पाइप के समान स्ट्रक्चर है। अब इस पाइप को बेटा खुला रखने के लिए, इसको ओपन रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उसको क्या करेगा, ओपन फॉर्म में रखेगा बेटा। प्लस खाली सपोर्ट स्ट्रक्चर से तो काम नहीं चलेगा, हमको इसको बेटा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किससे, एपिथेलियल टिश्यू से भी। तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ओवरऑल कंडक्टिंग जोन की बात करेंगे ना, तो ओवरऑल कंडक्टिंग जोन में बेटा अगर मैं दो पार्ट्स डिवाइड कर दूं, ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन एंड बी पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। ए पार्ट में आपको क्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ये आपको याद होना चाहिए, उसमें एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ये भी याद होना चाहिए। बी में बेटा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, एंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टाइप का होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन की बात करूं और उसके अंदर बताऊं आपको कि क्या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आपको मिलेंगे बेटा सी शेप्ड कार्टिलेज एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सी शेप्ड कार्टिलेज एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बेटा। तो यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और अगर हम बी पार्ट की बात करें बेटा, ठीक है ना, नीचे वाले पार्ट की बात करें, बी पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन, तो बी पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन के अंदर आपको क्या मिलेगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट, तो इधर मैं लिख देता हूँ। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, और किस फॉर्म में होगा बेटा, सी शेप कार्टिलेज की फॉर्म में होगा, सी शेप कार्टिलेज की फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया। तो ये आप पहली चीज़ याद रखेंगे बच्चा, इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इधर भी है और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इधर भी है बेटा, नीचे भी है, और दोनों जगह पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। दोनों जगह पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेम है। अब जब हम एपिथेलियम की बात करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले एरिया की अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो ऊपर वाले एरिया में आपको एपिथेलियल टिश्यू जो मिलता है ना बेटा, वो मिलता है सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बेटा। क्या मिलता है, सिंपल सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है। तो हाईलाइट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, सिंपल सीलिएटेड, मतलब अंदर से ट्राइकिया हो, ब्रोंकाई हो, ब्रोंकियोल हो, उनके अंदर सीलिया पाया जाता है बच्चा, ठीक है ना। और नीचे वाले पार्ट की आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलता है बच्चा, यहाँ मिलता है सूडो स्ट्रेटिफाइड
सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने इनको ए एंड बी में डिवाइड किया था। सो दैट मीन्स आपके रेस्पिरेटरी ट्री में अगर आप कंडक्टिंग जोन की खाली बात करेंगे तो कंडक्टिंग जोन में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम, है ना। जो यहाँ पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वही बेटा लोअर पार्ट में भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप सेम जगह पे बेटा किसकी बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट होता है। एक जगह पे पाया जाता है बेटा सिंपल सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम एंड नीचे वाले एरिया में पाया जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया कंडक्टिंग जोन का बात बेटा। अब आते हैं रेस्पिरेटरी जोन पे। रेस्पिरेटरी जोन नीचे वाला जोन है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है। पहला सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देखना है एंड दूसरा एपिथेलियल टिश्यू देखना है बेटा। तो सबसे पहले सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बेटा कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, तो मतलब नॉट प्रेजेंट बेटा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट। एंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बिकॉज यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, इसी रीज़न से बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है बेटा। बिकॉज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हम पढ़ चुके हैं, सबसे थिनेस्ट एपिथेलियल टिश्यू होता है जो आराम से बेटा क्या प्रोसेस करा सकता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करा सकता है। तो यहाँ पे कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखनी है। एंड सेकंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, सिंपल स्क्वामस होता है। तो अगर आप डायग्राम को भी ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं रिंग्स, लाइंस बेटा। तो ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे भी रिंग्स है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। लेकिन जैसे आपने इनिशियल ब्रोंक्यूल को क्रॉस किया तो आया टर्मिनल ब्रोंक्यूल बेटा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आपको रिंग्स देखने को नहीं मिलती है बच्चा, समझ आया ना। तो याद रखेंगे कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारे ब्रोंकियल इंटरकॉम में किस ब्रोंक्यूल तक पाई जाती है, तो वो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक पाई जाती है बेटा। आफ्टर इनिशियल ब्रोंक्यूल कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं मिलती है। अगर यहाँ पे रिंग नहीं है तो फिर यहाँ पे बेटा अंदर से डायमीटर को कौन कंट्रोल करेगा, या इस एरिया को कोलैप्सिंग से कौन बचाएगा, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। बिकॉज जब हम एयर अंदर लेते हैं ना तो ये फूल जाता है, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो गया तो ट्राई किया बेटा चिपक सकता है ना, ये कोलैप्स हो सकता है। लेकिन कोलैप्सिंग से बचाता है इसको कौन है, ये रिंग्स बचाती है बेटा। लेकिन जब यहाँ से एयर बाहर जाएगी तो ये भी तो कोलैप्स होगा, फिर इसको कोलैप्सिंग से कौन बचाता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा ब्रोंकियल इंटरकॉम बेटा, समझ आया ना। तो ब्रोंकियल इंटरकॉम में इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे दो पार्ट्स होते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में ट्राइकिया के अलावा कुछ और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, जो ऑल्दो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैं फिर भी उनको मेंशन करूँगा। तो आप इसमें नोज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें बेटा फायरिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें लैरिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये तीन भी किस में आते हैं, ये भी कंडक्टिंग जोन में आते हैं बेटा, ठीक है। विदाउट दिस, बिसाइड्स दिस, आपको ये सारी चीज़ें भी इसमें मिलती है। रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मिलेगा, एल्वियोलर डक्ट मिलेगा, एल्वियोलर सैक मिलेगा एंड एल्वियोलाई मिलेगा बच्चा, क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रोंकियल इंटरकॉम एंड रेस्पिरेटरी ट्री, और इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसमें इसका फंक्शन रेस्पिरेशन में भी है, इसका फंक्शन बेटा कंडक्शन में भी पाया जाता है, समझ आया ना। अब रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, अब इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेटा, या इन जनरल रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा ये पहले इधर देख लीजिए, फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी ट्री का बेटा। सो रेस्पिरेटरी ट्री मदद करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में, लेकिन कंडक्टिंग जोन क्या करता है, कंडक्टिंग जोन पहले करता है बेटा कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू रेस्पिरेटरी जोन। ये एयर को बेटा नॉस्ट्रल से पकड़ेगा और कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको रेस्पिरेटरी जोन तक। फिर रेस्पिरेटरी जोन में क्या होगा उस एयर का, उसका डिफ्यूजन होगा बेटा।
सेकंड, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला कंडक्टिंग जोन के अंदर बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। तो अगर एयर के साथ कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई पैथोजन है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई पोलन ग्रेन है, तो उन सारी चीज़ों को ट्रैप कौन करेगा? सीलिया करेगा बेटा। किसका? कंडक्टिंग जोन के एपिथेलियम का सीलिया, और उनको बॉडी से बाहर करेगा बेटा। तो ये प्रॉपर्टी इसका कि ये एयर को साफ करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। थर्ड, ये एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं बेटा उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करना या उसको ह्यूमिडिफाई करना बेटा, ये किसका काम होता है? ये कंडक्टिंग जोन का होता है। थर्ड, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर और एज बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारा कंडक्टिंग एयर जो अंदर जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, सिमिलर टू द बॉडी टेम्परेचर पे अंदर जाना चाहिए। उस चीज़ को भी कौन मेंटेन करता है? कंडक्टिंग जोन मेंटेन करता है। क्लियर? अब इसके अलावा यहाँ पे हम और एक चीज़ देखने वाले हैं, दैट इज़ हम देखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और उन सेल्स का स्पेशल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, तो कौन कौन सी सेल होती है पहले नाम याद रखेंगे सिंपल में, फिर इनका फंक्शन देखेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर बेटा जो फर्स्ट सेल हम पढ़ेंगे, दैट सेल इज कॉल्ड एज मास्ट सेल बेटा। ठीक है, इसको मास्ट सेल बोलते हैं। बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी याद रखिए। सेकेंड सेल जो हमें रेस्पिरेटरी ट्री में देखने को मिलती है, दैट सेल इज कॉल्ड एज डेंस कोर ग्रेन्युलेटेड सेल। डेंस कोर ग्रेन्युलेटेड सेल, ये सेकेंड सेल होता है। ठीक है ना। थर्ड सेल जो हमारे यहाँ पे होती है बेटा, इसको हम नाम देते हैं क्लारा सेल। इसको हम क्लारा सेल बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये और एक इम्पॉर्टेंट सेल होती है यहाँ पे, इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। नेक्स्ट सेल जो होती है बेटा, इनको हम नाम देते हैं टाइप 2 सेल्स बेटा, और टाइप 2 न्यूमोनोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। टाइप 2 न्यूमोनोसाइट्स। इनको हम टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। थर्ड सेल जो होती है बेटा, दे आर कॉल्ड एज डस्ट। नेक्स्ट सेल जो होती है बेटा, दे आर कॉल्ड एज डस्ट सेल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज डस्ट सेल्स बेटा। इधर मैं ऐड कर देता हूँ, इनको हम नाम देते हैं डस्ट सेल्स। तो यह पहले नाम याद रही। सारी सेल्स कहाँ होती है बेटा? रेस्पिरेटरी ट्री में होते हैं। तो कौन कौन सी सेल है? मास सेल है, डेंस कोर ग्रेन्युलेटेड सेल है, क्लारा सेल है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, एंड डस्ट